नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एफआईआर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है और कितने प्रकार की एफआईआर होती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एफआईआर और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एफआईआर का मतलब क्या है। तो एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म है वह है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, इसकी परिभाषा है एफआईआर वह प्रथम लिखित सूचना है जो किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस के घटित होने पर पुलिस को दी जाती है, जिसके आधार पर पुलिस जांच यानी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। तो जो एफआईआर है वह एक लिखित सूचना है जो किसी संज्ञेय अपराध यानी जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो दोस्तों, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे हत्या हो गई, चोरी हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया। तो इस प्रकार के दोस्तों जो अपराध हैं ये कॉग्निजिबल ऑफेंस में आते हैं, और इसमें जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप उसको वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों एफआईआर जो है वो प्रथम लिखित सूचना है जो किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस के घटित होने पर पुलिस को दी जाती है। यदि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया है तो पुलिस को उसकी सूचना दी जाती है, और जिसके आधार पर पुलिस जो है उसके संबंध में जांच यानी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एफआईआर करने की प्रक्रिया क्या है। एफआईआर करने की प्रक्रिया, तो दोस्तों एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये एफआईआर है इसके करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले सूचना देना यानी पीड़ित या सूचनाकर्ता, कोई भी पीड़ित है या कोई सूचना करता है उसके द्वारा मौखिक या लिखित रूप में, या तो मौखिक यानी मुंह से बोल के या लिखित रूप में लिख के पुलिस को सूचना दी जाती है। ठीक है, दूसरा है इसमें लिखित में दर्ज करना। मौखिक सूचना को पुलिस लिखित रूप में दर्ज करती है। यदि दोस्तों किसी के भी साथ संज्ञेय अपराध हुआ है, कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है और वह एफआईआर लिखा रहा है, तो वह मुंह से बोल के बताएगा अपनी बात को, और पुलिस जो है उसको लिखित रूप में, उसके बयान को लिखित रूप में दर्ज करती है। ठीक है, तीसरा है इसमें दर्ज की गई एफआईआर को सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी पीड़ित एफआईआर लिखा रहा है, जब वह एफआईआर लिखा देता है तो उसके बाद जो उसके द्वारा एफआईआर लिखाई गई है वह उसको पढ़कर सुनाई जाती है। ठीक है, आगे है हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। जो सूचना देने वाला होता है या जो भी पीड़ित करता है, जो एफआईआर लिखा रहा है, उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है। पांचवा है इसमें एफआईआर की एक प्रति यानी एक कॉपी निशुल्क सूचना देने वाले को दी जाती है। जो भी एफआईआर करा रहा है, जो भी पीड़ित है या जो भी व्यक्ति एफआईआर करा रहा है, उसे एक प्रति यानी एक कॉपी एफआईआर की निशुल्क रूप से सूचना देने वाले को दी जाती है, जो भी एफआईआर लिखा रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एफआईआर की प्रक्रिया। सबसे पहले इसमें सूचना देना, पीड़ित करता या सूचनाकर्ता मौखिक रूप से या लिखित रूप से, मुंह से बोल के या लिख के पुलिस को सूचना देता है। दूसरा इसमें लिखित में दर्ज करना, जो भी व्यक्ति या पीड़ित अपनी सूचना मौखिक रूप से पुलिस को बताता है, पुलिस उसको लिखित रूप में दर्ज करती है। तीसरा इसमें दर्ज की गई जो एफआईआर है उसको सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाता है। जब एफआईआर लिख ली जाती है तो जो भी व्यक्ति है या जो पीड़ित है जिसने एफआईआर लिखाई है उसको एफआईआर पढ़कर सुनाई जाती है। चौथा है इसमें हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। जो भी सूचना देने वाला है या जो भी पीड़ित है जो एफआईआर लिखा रहा है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है। और पांचवा है दोस्तों इसमें जो भी एफआईआर पीड़ित या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखाई गई है उसकी एक प्रति यानी इसकी एक कॉपी, एफआईआर की कॉपी निःशुल्क रूप से सूचना देने वाले को दी जाती है, या जो भी पीड़ित व्यक्ति है जो एफआईआर लिखा रहा है उसको दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया।
आगे देखते हैं। अब है दोस्तों इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, बताइए कि जो एफआईआर है उसको दर्ज कराने की प्रक्रिया बीएनएसएस की कौन सी धारा में बताई गई है। तो बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एफआईआर के प्रकार। एफआईआर के प्रकार, टाइप्स ऑफ एफआईआर। तो एफआईआर कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले है इसमें जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर वह एफआईआर है जो अपराध स्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है। तो जीरो एफआईआर वह एफआईआर है जो अपराध स्थल यानी कि जहां पर अपराध हुआ है उस स्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, तो इसे कहेंगे जीरो एफआईआर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल है जीरो एफआईआर का, किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा मेरठ में होती है। यदि दोस्तों कोई उदाहरण के तौर पे कोई महिला है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हुई और वह मेरठ नाम के स्थान पे है, पर वह बरेली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है, परंतु वह जो महिला है, हिंसा उसके साथ घरेलू हिंसा मेरठ में हुई है, परंतु वह जो है बरेली में जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो बरेली में जो दर्ज एफआईआर है वह जीरो एफआईआर होगी, क्योंकि मेरठ में उस महिला के साथ जो है हिंसा हुई है, परंतु उसने जो है उस क्षेत्राधिकार, जो भी अपराध स्थल का जो क्षेत्राधिकार है, उसके बाहर जाकर बरेली में किसी अन्य स्थान पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो दोस्तों यही कहलाएगी जीरो एफआईआर। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे इसका दूसरा उदाहरण है, किसी बच्चे का अपहरण कानपुर से होता है, लेकिन जो बच्चे के परिजन हैं, जो उसके गार्जियंस हैं, वो लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो यह जो एफआईआर है यह जीरो एफआईआर होगी। यानी दोस्तों कोई बच्चा है, उसका कानपुर से उस बच्चे का अपहरण हो जाता है, और जो उसके अभिभावक हैं, जो उसके गार्जियन हैं, जो उसके माता पिता हैं, वह लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराते हैं। यानी अपराध तो हुआ है कानपुर में, तो वहाँ पे यदि रिपोर्ट न कराकर, वहाँ पे यदि एफआईआर न कराकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो यह जो एफआईआर है यह जीरो एफआईआर होगी। यानी अपराध कहीं और पर हुआ है और एफआईआर जो है किसी और स्थान पर कराई गई है। ठीक है, तीसरा इसका उदाहरण है दोस्तों, चोरी की घटना नोएडा में घटित होती है, जबकि एफआईआर गाजियाबाद थाने में दर्ज कराई जाती है। यह जीरो एफआईआर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों चोरी की कोई वारदात है या चोरी की कोई घटना है, वह होती है नोएडा में, परंतु जो उसकी रिपोर्ट है, जो उसकी एफआईआर है, वह गाजियाबाद थाने में किसी अन्य स्थान पर दर्ज कराई जाती है। तो यह क्या है? जीरो एफआईआर का यह एक उदाहरण है। यानी अपराध स्थल कहीं और है, चोरी हुई है नोएडा में, वहां पर एफआईआर न लिखाकर गाजियाबाद किसी अन्य स्थान के थाने में जो है दर्ज कराई जाती है एफआईआर, तो यह जीरो एफआईआर कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों जीरो एफआईआर की विशेषताएं क्या क्या है। अब देखते हैं दोस्तों जीरो एफआईआर की विशेषताएं। तो जीरो एफआईआर की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले इसमें एफआईआर नंबर जीरो दिया जाता है। जो जीरो एफआईआर है, इसका जो एफआईआर नंबर है वो जीरो है। ठीक है, दूसरा है इसमें जीरो एफआईआर बाद में संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसा दोस्तों हमने ऊपर देखा, किसी महिला के साथ मेरठ में घरेलू हिंसा हुई है, परंतु वह महिला बरेली या फिर किसी अन्य शहर में जाके यदि एफआईआर दर्ज कराती है, तो उसके बाद जो है वह रिपोर्ट और वह एफआईआर जो है संबंधित थाना को, जहाँ पर अपराध हुआ है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने ऊपर देखा था, यदि किसी बच्चे का कानपुर में अपहरण हो गया, तो उसके माता पिता लखनऊ में या फिर किसी अन्य शहर में यदि हैं, तो उस स्थान पे जाके या उस स्थान में उस एरिया के थाने में जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जो है वह एफआईआर जो है जहाँ पे अपराध हुआ है उस अपराध स्थल के थाने में जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है,
तीसरा है दोस्तों, इसमें पीड़ित को तुरंत राहत मिलती है और महिलाओं और बच्चों के अपराध में यह अत्यंत उपयोगी होती है। जो ये 0 FIR है, ये महिलाओं और बच्चों के अपराध में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 0 FIR की विशेषताएं। आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो दूसरे प्रकार की FIR है EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो इलेक्ट्रॉनिक FIR क्या है? वह FIR जो ऑनलाइन माध्यम से पुलिस की वेबसाइट या पोर्टल द्वारा दर्ज की जाती है। तो ऐसी FIR जो ऑनलाइन जो है पुलिस की वेबसाइट या पोर्टल द्वारा जो है दर्ज करा दी जाती है, इस प्रकार की FIR EFIR कहलाती है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका मोबाइल बस में चोरी हो जाता है। वह घर आकर पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है। यह शिकायत FIR कहलाती है। बाद में सत्यापन के लिए पुलिस ए को थाने में बुला सकती है। ए नाम का दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसका जो है मोबाइल किसी बस में चोरी हो जाता है। अब वो घर आकर जो है पुलिस की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जो है शिकायत दर्ज करा लेता है, जो भी उनकी वेबसाइट है, जो भी पुलिस का पोर्टल है। तो यह कहलाएगी EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। उसके बाद जो है सत्यापन के लिए पुलिस जो है उस व्यक्ति ए को थाने में बुला सकती है कि यह बात सच है, जो भी उसने FIR की है ऑनलाइन, तो उसके सत्यापन के लिए पुलिस जो है उस व्यक्ति को बुला के पूछताछ कर सकती है, उसके बारे में सत्यापन कर सकती है। ठीक है, तो यह है EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है दोस्तों, किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल पार्किंग से गायब हो जाती है या चोरी हो जाती है और वह व्यक्ति घर से ही ऑनलाइन FIR दर्ज करता है। तो ऐसी FIR EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR कहलाएगी। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है, उसकी जो मोटरसाइकिल है वह किसी पार्किंग क्षेत्र से गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, और वह व्यक्ति घर से ही ऑनलाइन जो पुलिस का पोर्टल है या जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर FIR दर्ज करा देता है, तो ऐसी FIR जो है इलेक्ट्रॉनिक FIR कहलाएंगी। ठीक है, EFIR कहलाएंगी। ये हो गया दोस्तों EFIR। नेक्स्ट FIR है दोस्तों क्रॉस FIR। क्रॉस FIR, तो क्रॉस FIR क्या है? एक ही घटना को लेकर दो पक्षों द्वारा अलग अलग FIR दर्ज कराई जाती है, इसे ही क्रॉस FIR कहते हैं। यदि एक ही घटना को लेकर दो पक्षों द्वारा अलग अलग FIR दर्ज कराई जाती है तो उसे क्रॉस FIR कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यदि किन्हीं दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, मारपीट या दंगा हुआ, उनमें से पहले पक्ष ने FIR कराई और दूसरा पक्ष भी उसी घटना को लेकर अपनी FIR दर्ज कराता है, यही क्रॉस FIR कहलाएगी। यदि दोस्तों A और B नाम के दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, या फिर इन दोनों पक्षों के बीच दंगा हो गया, A और B इन दोनों के बीच कोई दंगा, मारपीट या झगड़ा हो गया, इसमें से A नाम के व्यक्ति ने जो है FIR दर्ज करा दी। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है या दूसरा जो पक्ष है B नाम का, यह भी उसी घटना को लेकर अपनी FIR जो है उसी घटना के संबंध में दर्ज करा देता है, तो यह कहलाएगी दोस्तों क्रॉस FIR। पहले A नाम के व्यक्ति ने या पहले A नाम के पक्ष ने जो है अपनी ओर से FIR दर्ज कराई और उसके बाद जो है B नाम के व्यक्ति ने या B नाम के पक्ष ने उसी घटना के संबंध में FIR दर्ज कराई, तो इसे कहेंगे दोस्तों क्रॉस FIR। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे किसी गांव में A नाम के व्यक्ति और B नाम के व्यक्ति के बीच दोस्तों मारपीट हुई, उसमें से A नाम का व्यक्ति जो है उसने FIR कराई कि B ने उस पर हमला किया। उसके बाद B ने भी उसी घटना को लेकर FIR कराई कि A ने पहले हमला किया, तो दोनों जो है FIR क्रॉस FIR कहलाएंगी। यदि दोस्तों किसी गांव में A और B नाम के दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच मारपीट हो गई, A ने जो है FIR कराई और उसमें A ने कहा कि B ने उस पर हमला किया, इसी संबंध में इसी घटना को लेकर
बी ने भी उसी घटना को लेकर जो है एफआईआर कराई कि ए ने पहला हमला किया। बी ने एफआईआर कराई कि ए ने पहले हमला किया, ए ने एफआईआर कराई कि बी ने उस पर हमला किया, उसके बाद बी ने उसी घटना को लेकर एफआईआर कराई कि ए ने उस पर पहले हमला किया। तो दोस्तों ये कहलाएंगी क्रॉस एफआईआर। ठीक है, अब क्रॉस एफआईआर का उद्देश्य क्या है ये समझते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों क्रॉस एफआईआर का उद्देश्य। तो क्रॉस एफआईआर करने के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले है दोनों पक्षों को समान अवसर देना। यानी जैसे दोस्तों हमने अभी देखा कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति या दो पक्ष हैं, इनके बीच में यदि मारपीट होती है और ए नाम के व्यक्ति ने पहले एफआईआर करा दी और वहीं यदि बी नाम का व्यक्ति बाद में एफआईआर कराता है, तो ऐसा नहीं है कि ए ने पहले एफआईआर कराई तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी या फिर बी ने बाद में एफआईआर कराई तो उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है, दोनों की बात को सुना जाएगा। दूसरा है दोस्तों इसमें पुलिस को निष्पक्ष जांच करने में सहायता। पुलिस को जो है निष्पक्ष जांच करने में सहायता मिलती है। पुलिस जो है दोनों पक्षों के बयानों को सुनती है, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट्स को सुनती है और उसको जांच करने में आसानी होती है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों इसमें किसी एक पक्ष की एक तरफा कहानी से बचाव। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष एक तरफा अपनी कहानी सुना रहा है या कोई दूसरा पक्ष ही अपनी एक तरफा कहानी सुना रहा है। दोनों के बयान, दोनों के स्टेटमेंट सुने जाएंगे और दोनों के बयानों को तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्रॉस एफआईआर का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिलेड एफआईआर। डिलेड एफआईआर यानी ऐसी एफआईआर जो विलंब से की गई है, जो देरी से की गई है। तो डिलेड एफआईआर क्या होगी? वह एफआईआर जो अपराध की घटना के तुरंत बाद दर्ज न होकर किसी कारणवश विलंब से दर्ज की जाती है, इसी ही डिलेड एफआईआर कहेंगे। तो ऐसी एफआईआर जो अपराध की घटना के तुरंत बाद दर्ज न होकर किसी कारणवश जो है देरी से या विलंब से दर्ज की जाती है, तो इस प्रकार की एफआईआर डिलेड एफआईआर कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई डिलेड एफआईआर। इसमें दोस्तों एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। डिलेड एफआईआर अपने आप में अवैध नहीं होती। यानी जो देरी से, जो विलंब से की गई एफआईआर है वह अवैध नहीं होती अपने आप में, बल्कि जो देरी के कारण है इसकी जांच जो है न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि कोई एफआईआर देरी से हुई है या विलंब से हुई है तो वह अवैध नहीं होती, बल्कि उसमें जो देरी के कारण है कि किन कारणों से उसमें देरी हुई है तो उसकी जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे किसी महिला के साथ अपराध होता है लेकिन सामाजिक भय के कारण वह 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराती है, यह डिलेड एफआईआर मानी जाएगी। दोस्तों किसी भी महिला के साथ यदि कोई किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो महिला जो है सामाजिक भय के या फिर मानसिक रूप से आघात होने पर जो है तुरंत एफआईआर नहीं करा पाती, परंतु 5 दिन बाद वह जो है एफआईआर दर्ज कराती है उस अपराध के संबंध में। तो यह जो एफआईआर है यही डिलेड एफआईआर कही जाएगी। इसे ही कहेंगे दोस्तों डिलेड एफआईआर। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है सड़क दुर्घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है और 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद एफआईआर दर्ज कराता है, यह डिलेड एफआईआर है परंतु उचित कारण के कारण वैध है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है वह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और वह 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जब वह आता है तो उसके बाद वह उस संबंध में, उस दुर्घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराता है, तो यह डिलेड एफआईआर है परंतु इसके कारण जो है वैध है, क्योंकि वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और वह हॉस्पिटल में एडमिट था। इसकी जांच में यह पाया जाएगा कि यह जो है वैध कारण है डिलेड एफआईआर होने का। ठीक है, वैसे ही इस महिला के संबंध में है कि महिला के साथ जो अपराध हुआ है तो वह सामाजिक भय के कारण या जो मेंटली उसे टॉर्चर हुआ है या मानसिक रूप से आघात होने के कारण वह तुरंत उस अपराध के संबंध में एफआईआर नहीं करा पाती, परंतु 5 दिन बाद जो है वह एफआईआर कराती है उस अपराध के संबंध में, तो यह जो है डिलेड एफआईआर मानी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एफआईआर हैं दोस्तों यह कहलाती हैं डिलेड एफआईआर
और इनकी जांच जो है दोस्तों न्यायालय द्वारा की जाती है कि क्या ये वैध है और इनमें जो देरी का कारण है क्या वो उचित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये है डिलेड एफआईआर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे एफआईआर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।